कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। यो मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से कमान, सारे बच्चे साथ गाएंगे और सारे बच्चे लाइक ठोक देंगे और सारे बच्चे शेयर भी कर देंगे। निकले हैं मैदान में हम जा, हथेली पर लेकर अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। कमान 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 कमान, ठोक दो सारे बच्चे लाइक का बटन और शेयर कर दो हर जगह पे। इसके खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मौत की इतनी तो हम में ताकत है। सरहदों के वास्ते कमान वीजियो, हम दुश्मनों के वास्ते यार है यार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। यो यो वीडियो वालों, में जगाते सारे बच्चे बेटे लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, पाप लगेगा, तुम्हें ध्यान रखना। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के तुम गाते चलो। जीत की जो तकदीर बनाने हम निकले हैं, अपने लहू से हमको उसमें रंग भरना है। साथी ने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे पर वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे, कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर, हर होंगे पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिन। कमॉन गाओ लो, गालो 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 नालाय को गालो। के पर्वत पर है छाना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल ओ वधिया हो सारे, ओ तंदुरुस्त हो, हंस भी लिया करो कदे, हंस के दिखा दो। देखो 2 दिन हो गए, 2 दिन से पता है मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि तुम्हारी हंसी नहीं देखी। थोड़ा सा हंस के दिखाओगे तो मजा आ जाएगा। देखो दोबारा से बताऊं हंसते कैसे हैं। बच्चा कह रहा है पता है, हाँ तो हंसो ना, स्माइल लेके आओ थोड़ी सी और, थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी। ओ माय गॉड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग श्रेयस, वेरी गुड इवनिंग सिद्धि, वेरी गुड इवनिंग हर्ष, वेरी गुड इवनिंग सूरज, वेरी गुड इवनिंग अभय, वेरी गुड इवनिंग तुषार, वेरी गुड इवनिंग दिव्यांश, वेरी गुड इवनिंग रोहित, जसप्रीत, उसके बाद आर्ची। ओए होए 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 भाई साहब, यूट्यूब भी तुम हैंग कर देते हो, हैंग। वो ना ऊपर एक बटन होगा, वो ऐसे करके तोड़ दो उसको, लाइक दबा के तोड़ दो। और बेटे आज की वीडियो में खत्म होने के बाद जैसे मैं 10 मिनट बाद देखूं, कम से कम 500 प्लस कमेंट आने चाहिए। तुम्हारा बैच जो 12 क्लास हमारी हो चुकी है, तुम्हारी कैसी चल रही है मुझे बताना, इस बैच की खासियत, तब मुझे पता लगेगा तुम्हारे पल्ले भी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। जी सर एक बात बताओ, आपके कॉपीराइट नहीं आता क्या? भाई अब तुम्हारे लिए गाने चला रहा हूं, कॉपीराइट हर वीडियो पे आया हुआ है, 1 रुपया नहीं कमा रहा, अब उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। मतलब तो तुम्हारे लिए गाना चला रहा हूं कि तुम मोटिवेट हो जाओ, और फिर तुम कह रहे हो कॉपीराइट नहीं था। भाई हर वीडियो पे कॉपीराइट है,
कॉपीराइट क्लेम है हर वीडियो के ऊपर। मेरी वीडियो पे जो भी गाना मतलब जो भी वो आती है ना, एड वेड आती है, उसके 1 रुपया मुझे नहीं मिलता। बस सिर्फ किस लिए कि तुम पहले 5 मिनट के अंदर जोश से भर जाओ, सिर्फ इस पर्पस के लिए। ठीक है जी, चलो आ जाओ मेरे दोस्तों, फटाफट से आ जाओ जी। अब भाई साहब एक बार फटाफट से आ जाओ। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, सारे के सारे बच्चे इस टाइम लाइव आ चुके हैं। तो आज हमें स्टार्ट करनी है क्लास नंबर 12 और आज हमें अपना चेक पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करना है। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है पैसा बहुत है गाब्बे के पास। गाब्बे के पास पैसा तो नहीं है, इज्जत गाब्बे ने कमाई है, बस तुम्हारा प्यार कमाया है। तुम्हारे प्यार की वजह से यार गाब्बा है। जो भी नेम फेम दुनिया में यार बच्चे जानते हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से जानते हैं। जो तुम ढिंडोरा पीटते हो बाहर जाके, भाई गाब्बा सर, गाब्बा सर, तुम्हारी वजह से ही बच्चे मेरे को जानते हैं और कुछ नहीं है जी, बस। ठीक है जी, आ जाओ। हाँ हाँ, वीजियो वीजियो, बिल्कुल वीजियो। वीजियो का मतलब बताएंगे सारे बच्चों को, मैं जल्दी बता दूंगा यार। मैं ऐसे नहीं, अन्याय नहीं कर सकता किसी के साथ कि वीडियो का मतलब किसी को ना बताऊं। पक्का बताऊंगा। आने वाले 2-3 क्लास में इसका सस्पेंस हम खत्म कर देंगे, वीडियो का मतलब क्या। बट एक बार पहले मैं बता दूं, इनकम टैक्स की समरी बुक मैंने लॉन्च कर दी है। इनकम टैक्स की समरी बुक आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दी। उस इनकम टैक्स की समरी बुक से आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी जब त्रिशूल बैच में इनकम टैक्स रिवाइज करेंगे तब वो बुक हमारे काम आएगी। और क्वेश्चन बैंक में डेली बेस पे डाल रहा हूं। 4 चैप्टर के जीएसटी के क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं। होपफुली आज रात को 2 चैप्टर के क्वेश्चन बना के मैं और डाल दूंगा, तो 6 चैप्टर आपके पास आ जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है नी। और बाकी कल सुबह 7:45 पे आप सब जानते हो, अगर किसी बच्चे को भी कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स में थोड़ी सी भी दिक्कत है, ये अगर आपको लगता है सर ये चैप्टर मेरे को समझ में नहीं आते, तो बस एक बार आप कल 7:45 पे सुबह आ जाना। आपको मैं बता रहा हूं, हर क्लास के बाद आप दीवाने हो जाओगे। आपको फील होगा कि इनकम टैक्स को पढ़ते कैसे हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से इंटरलिंकिंग होती है। बहुत मजा आएगा। आपके खून खून में इनकम टैक्स निकाल के भेज दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है जी। ठीक है जी। बट वो मेरा रेगुलर बैच है, ऑब्वियस ही बात है, वो रिवीजन क्लास नहीं है, तो वो जैसे ही खत्म होगी वो प्राइवेट हो जाएगी। उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी चाहूंगा। त्रिशूल बैच में इनकम टैक्स जब रिवाइज करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा यूट्यूब पे पब्लिक रहेगा, उसमें भी अच्छे से रिवीजन होगी। बट ऑब्वियसली बात है, रेगुलर बैच और रिवीजन क्लास में कुछ तो थोड़ा बहुत फर्क होता ही है। ठीक है जी, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी, आ जाओ जी। अरे शिवालिक गुप्ता साहब, आप कल आ जाना। कैपिटल गेन क्या, तुम्हें पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स तुम्हारे खून में ना मिक्स कर दिया तो फिर मेरे को कह देना सर गाबा सर पढ़ाने का मजा ही नहीं आया आपसे। ठीक है जी, तुम एक बार बस कल सुबह पहुंच जाना, बस टाइम से। ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चों। हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से बताओ, लास्ट क्लास में हमने टोटल जीएसटी के 13 चेक पॉइंट किए थे जी। हाँ जी, लास्ट क्लास में टोटल मिला के जीएसटी के हमने 13 चेक पॉइंट किए थे। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं, वो 13 चेक पॉइंट हमारे कौन कौन से थे। सबसे पहले मैंने कहा था कि हम ये चेक करेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो है वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। सेकंड हमने कहा था कि वो चेक करेंगे कि वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। थर्ड मैंने कहा था कि हम ये चेक करेंगे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में है या नहीं है। फोर्थ मैंने कहा था कि हम ये चेक करेंगे वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं है। पांचवा मैंने कहा था कि हम ये चेक करेंगे कि वो एग्जम्पशन में कवर है या नहीं है। अगर वो इन पांचों में कहीं पर भी कवर हो जाता है तो फिर तो भैया उसके ऊपर जीएसटी की बातें हम छोड़ सकते हैं। मतलब अगर मान लो वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर हो गया तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सप्लाई से बाहर हो गया तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर चला गया तो भी नॉर्मली वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी से बाहर हो गया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर एग्जम्पशन लिस्ट में कवर हो गया तो जीएसटी हमें देना नहीं पड़ेगा। ये 5 रास्ते हैं जीएसटी से बचने के। फिर मैंने कहा था कि अगर इन पांचों गेट में कहीं पर भी कवर नहीं होता तो जीएसटी लेविड एंड कलेक्टेड। याद करो चेक पॉइंट नंबर 6। सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे भाई साहब। सीधे ऐसे बैठना नहीं है आपने, मैं आपको बता रहा हूं। 1 घंटा ना भाई साहब आपके अंदर एक एनर्जी अलग ही होनी चाहिए। घर वाले भी बोले कि हमारा बच्चा 1 घंटे में पागल हो जाता है भाई साहब, वो पागल डिक्लेयर कर दें। और ध्यान रखना, पागलों ने ही दुनिया बदली है। तो 1 घंटे में तुम्हारे घर वाले ये बिलीव ही ना करें कि तुम भाई साहब ऐसे भी बन सकते हो। इतनी तरह से पार्टिसिपेट आपने करना है जी। हाँ जी, चेक पॉइंट नंबर 6 में क्या था, वैल्यू। याद करो चेक पॉइंट नंबर 6 में क्या करते हैं, वैल्यू। वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट। चेक पॉइंट नंबर 7। अब अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जीएसटी निकल के आएगा। फिर चेक पॉइंट नंबर 8 था
हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, या तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा, या रिसीवर जीएसटी पे करेगा, या थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगा। अगर सप्लायर जीएसटी पे करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज है, रिसीवर जीएसटी पे करेगा तो रिसीवर चार्ज है, और अगर थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगा तो स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। ये सारी की सारी बातें हमारी चेक पॉइंट नंबर 8 के अंदर निकल के आती हैं। फिर याद करो चेक पॉइंट नंबर 9। चेक पॉइंट नंबर 9 क्या होता है जी हमारा, व्हेन इज लाइबल टू पे जीएसटी, कि अगर जिसको भी जीएसटी देना है, बट जीएसटी देना कब है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है, वो सारी की सारी बातें हमारी टाइम ऑफ सप्लाई में निकल के आती हैं या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में निकल के आती हैं। तो एक चैप्टर हमें वो भी रिवाइज करना है, वो हमारा आगे जाके आएगा। फिर चेक पॉइंट नंबर 10 में क्या था, एम 4R ITC और EC। एम का मतलब, ए का मतलब ऑडिट, आई का मतलब इनवॉइस, एम का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट, फिर 4R रिटर्न, रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन और रिफंड, फिर ITC का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, और EC का मतलब क्या निकल के आता है, ई वे बिल और कॉम्पोजिशन लेवी। तो हमारा ये चेक पॉइंट नंबर 10 है। फिर 11 के अंदर बात होती है असेसमेंट और इंस्पेक्शन की, 12 के अंदर बात होती है अपील और एडवांस रूलिंग की, और 13 के अंदर बात होती है इंटरेस्ट पेनल्टी और अदर पैनल प्रोसिक्यूशन जो हैं वो चेक पॉइंट नंबर 13 के अंदर निकल के आते हैं। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, जो हमारी लास्ट क्लास आई थिंक सैटरडे को हुई थी या फ्राइडे को हुई थी, उस क्लास में सारी बातें हमारी हो चुकी थी। उसके बाद अब सबसे पहले मैंने कहा था कि हमें 1 बाय 1 अब चेक पॉइंट स्टार्ट करने हैं। अब से हमारा जीएसटी का टेक्निकल पोर्शन जो स्टार्ट हो चुका है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। आप 10 से 11 क्लास में कैसे आए कैसे नहीं आए वो आपके ऊपर है, बट आज से आने वाली क्लास के अंदर जितनी क्लासेस हमारी जीएसटी की होंगी, ये लगा लो मेजरली पोर्शन जो एग्जाम के अंदर बनेगा वो इसमें से बनेगा, तो सिंगल क्लास भी आपने मिस नहीं करनी चाहिए। अब सबसे पहला चेक पॉइंट नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इट मींस अगर मैं बात करूंगा कि जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में कब कवर होगा, और कोई भी एलिमेंट जो है वो सर्विस की डेफिनेशन में कब कवर होगा। ये दोनों पॉइंट आज वाली क्लास में हमें बहुत अच्छे ढंग से करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर दे दें। हेलो भाई साहब, आपसे बात कर रहा हूं, मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दे दें। अगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन क्या है, तो आप मेरे को बता सकते हो कि यह जानना क्यों इंपॉर्टेंट है कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या कवर होगा। क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि यह जानना क्यों इंपॉर्टेंट है कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या कवर होगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि जब तक मुझे यह पता नहीं होगा कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या कवर होगा, तो मैं जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं कर पाऊंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मेरे पास अब ये रिमोट है। अब अगर मेरे पास ये रिमोट है तो सोच के बोलना, अगर रिमोट गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं है तो इस पे जीएसटी नहीं है। मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये त्रिशूल है। अब अगर ये त्रिशूल गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हाइलाइटर है। अगर ये हाइलाइटर गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं है तो इस पे जीएसटी नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा, वो सारी बातें मुझे यहां पे देखनी है। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर कैसे कैसे बेकार की बातें कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, गुड्स की डेफिनेशन तो हमें याद है कि हमने क्लास के अंदर पढ़ी थी, तो वही डेफिनेशन तो यहां पर होगी। मैं कहा बताओ वो डेफिनेशन क्या थी। सर अपना वही डेफिनेशन की एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो गुड्स होती है, और जो गुड्स नहीं होता वो सर्विस होती है। अब देखो आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या पढ़ी है, वो डेफिनेशन अपने पास रख लेना। और अगर आपने पहले जीएसटी पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है काफी सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने पहले जीएसटी पढ़ा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीएसटी में जो गुड्स की डेफिनेशन है वो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज नंबर 52 में, और सर्विस की डेफिनेशन जो डिफाइन है वो सेक्शन 2 क्लोज 102 में है। तो पहली बात तो ये दोनों सेक्शन अपने दिमाग में डालो, ये सेक्शन याद करने बहुत जरूरी है। एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आंसर देंगे। गुड्स की डेफिनेशन कहां पे लिखी है, 252 में, और सर्विस की डेफिनेशन जो है वो 2102 में है। आप सेक्शन नंबर यहां पे लिखो। जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं, आप सारे के सारे सेक्शन नंबर यहां पे लिखें कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन जो है वो किस सेक्शन में। एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूं, गुड्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 252 जो है वो गुड्स की डेफिनेशन का है, और सेक्शन 2102 जो है वो सर्विस की डेफिनेशन का है। अपने दिमाग में पहले ये क्लिक करना। और मैं सिंपल सी बात बोल दूं, जो इस सेक्शन में गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होगा उसी में जीएसटी की बात होगी, जो इसमें कवर नहीं होगा उस पर जीएसटी मत लगा देना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मुझे नहीं पता आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या पढ़ा है,
मुझे नहीं पता और किसी एक्ट में क्या पड़ा है, बट जीएसटी के पर्पस के लिए गुड्स और सर्विस का मतलब क्या है उसको लॉ में डिफाइन किया है। सेक्शन 252 में गुड्स की डेफिनेशन है और 2102 में जो है वो सर्विस की डेफिनेशन है। बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहले हम एक बार गुड्स की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है। अब जो डेफिनेशन मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये जो लैंग्वेज मैंने आपके सामने लिखी है ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ये मेरे खुद की लैंग्वेज नहीं है, तो मेरे क्लास के नोट्स हैं। हमने सबसे पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी थी, फिर 1 बाय 1 इसको समझा था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बेयर एक्ट की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, ये आपके सामने है। सेक्शन 252 ये गुड्स की डेफिनेशन है, ये प्योरली बेयर एक्ट है। और मैं चाहता हूं कि आज वाली क्लास में जो ये दोनों डेफिनेशन हमें करनी है, इसकी रिवीजन जो करें ना हम यहां से करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्स और सर्विस की। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर इस पे टाइम क्यों लगा रहे हो, अभी आपको रियलिटी फील होगी इसमें टाइम क्यों लगा रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट हिले पड़े होंगे, इस डेफिनेशन के बाद आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार चेक करते हैं गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है। तो सेक्शन 252 वो बात कर रहा है गुड्स की। बहुत ध्यान से पढ़ना, यहां पे क्या लिखा है, गुड्स इंक्लूड्स लिखा है या गुड्स मींस लिखा है। पहले तो मेरे को ये बताओ, गुड्स मींस लिखा है या गुड्स इंक्लूड्स लिखा है। जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, मेरे आपसे बस एक क्वेश्चन है कि डेफिनेशन में मींस है या डेफिनेशन में इंक्लूड्स है। बस मेरे को ये बता दें, डेफिनेशन इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव है। मतलब गुड्स मींस की बात हो रही है, गुड्स इंक्लूड्स की बात नहीं हो रही। तो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन हमारी एग्जॉस्टिव है, डेफिनेशन हमारी इंक्लूसिव नहीं है। मतलब गुड्स में यही कवर होगा जो इसमें लिखा है, इसके अलावा गुड्स में कुछ भी कवर नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, ये रिमोट गुड्स है या नहीं, उसके लिए मुझे 252 पढ़ना पड़ेगा। ये मान लो त्रिशूल, ये गुड्स बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए मुझे 252 पढ़ना पड़ेगा। ये हाइलाइटर जो है ये गुड्स बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए मुझे 252 पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन में मींस लिखा है, डेफिनेशन में इंक्लूड्स नहीं लिखा। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि गुड्स का मतलब यही है जो हम इसमें लिखने जा रहे हैं, इसको छोड़ के जीएसटी पर्पस में कोई गुड्स नहीं है। बस ये बात ध्यान दो। अब एक बार चेक करते हैं इसने क्या लिखा है जी। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, गुड्स मींस, ध्यान से पढ़ना, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बस इतनी से डेफिनेशन हमें पढ़नी है और सारे बच्चे इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है वो कहना चाह रहा है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैं इतनी सी लाइन ध्यान से पढ़ता हूं तो वो ये बात कहना चाह रहा है कि हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना वो गुड्स में कवर है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। हेलो भाई साहब, ओए 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 इधर। मुझे नहीं पता कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बट अगर एक सिंगल बच्चा भी क्लास में इंटेलिजेंट होगा वो एक बात समझ गया होगा, कहने को एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है बट है ये इनक्लूसिव। सर कहने को मींस है बट है ये इंक्लूड्स। एक बात मेरे को बताओ, वो कह रहा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। तो एक बात मेरे को बताओ, बच्चा ये बात कह रहा है सर क्या आप हमें बता सकते हैं क्या क्या गुड्स में आएगा? तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना वो गुड्स है। तो उसकी तो एंडलेस लिस्ट है, उसकी लिस्ट में तो मैं बता ही नहीं सकता भाई। आज मार्केट में सैकड़ों आइटम्स होंगी जो मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होंगी, तो जो जो मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होता जाएगा वो गुड्स के डेफिनेशन में कवर होता जाएगा। तो कहने को एग्जॉस्टिव है, एक्चुअल में इंक्लूसिव है, ये बात ध्यान देना जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसने बोला एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स है। तो सारे बच्चे इतनी सी लाइन पढ़ के मुझे आंसर देना, क्या ये रिमोट गुड्स है? हाँ या ना बोलते रहो, बस यस या नो लिख देना। क्या ये रिमोट गुड्स है? ओके। क्या ये हाइलाइटर गुड्स है? बच्चा कह रहा है बिल्कुल है। सर क्या ये त्रिशूल गुड्स है? ओके जी। क्या ये वॉलेट जो मेरे पास पर्स है क्या ये गुड्स है? ओके जी। क्या ये हैंकी जो है क्या ये गुड्स है? ओके ठीक है जी। एक और रिमोट मेरे यहां पर पड़ा हुआ है, क्या ये गुड्स है? ओके जी। ये माउस मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, क्या ये गुड्स है? ओके जी ठीक है जी। ये पेन मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, क्या ये गुड्स है? बिल्कुल गुड्स है। ये आईफोन कह रहा हूं, आईपैड का पेन मेरे पास पड़ा है, क्या ये गुड्स है? ओके जी, आपने ये भी गुड्स बोल दिया। कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा है, क्या ये भी गुड्स है? बिल्कुल गुड्स है। ये पानी का गिलास मेरे हाथ में, क्या ये गिलास गुड्स है? ओके जी, बिल्कुल सही बात है, गुड्स है। ये बोतल मेरे हाथ में, क्या ये बोतल गुड्स है? बहुत सही बात है जी। उसके बाद अब यहां पे डमरू,
हाँ जी, ये डमरू मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या डमरू गुड्स है? बिल्कुल है जी। उसके बाद ये कीबोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या गुड्स है? बिल्कुल है। तो कहना क्या चाह रहा हूं, आपने बोला सर हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स वाली कैटेगरी में समझ में आती है, ये बात आपने मुझे बताई है जी। बट मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपने बोला सर हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर है, तो आप मेरे को बता सकते हो मूवेबल का मतलब क्या होता है? भाई आपने मुझे बोला कि हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि मूवेबल का मतलब क्या होता है जी? सारे बच्चे बता दो, जितने बच्चे इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, मूवेबल का मतलब क्या है? आपने बोला हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, तो मेरा क्वेश्चन बस ये है कि मूवेबल का मतलब क्या है जी? जल्दी बताओ जी, सारे बच्चे बताओ, जो मूव हो सके। क्या बात है सिंह साहब, बहुत बढ़िया। कहीं से कहीं भी ले जा सके, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ट्रांसफरेबल जो हो सके, जो इधर से उधर ले जा सकते हैं। अच्छा, सुचित्रा कह रही है जो इधर से उधर लेके जा सकते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। देखो कितने महाज्ञानी बच्चे मेरी क्लास के अंदर बैठे हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल, बहुत। जो इमूवेबल ना हो, भाई साहब लो लिखने वाले ने कमाल कर दिया, बच्चा कह रहा है जो इमूवेबल ना हो। अब एक बात मेरे को बताओ, आप में से सारे बच्चे एक ही तरह का आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं? सर जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकता है उसको हम मूवेबल बोलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 100% इनकरेक्ट डेफिनेशन है। मैंने कहा ना आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से मेरे को सही करने हैं, क्योंकि आजकल मैंने कहा ना आजकल जमाना सोशल मीडिया का है। आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, तो बच्चा, फिर मैंने एक सिंपल सी बात बोली, अब बच्चे को कुछ ना कुछ दिमाग में उसके सेट है कि मूवेबल का मतलब क्या होता है। यहां से वहां अगर जाएगा तो मूवेबल बनेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बोल दो, उसको मूवेबल नहीं बोलते। मूवेबल का मतलब होता है कि अगर कोई गुड्स यहां से वहां जा रहा है, अगर वो मूव हो रहा है, मूव एज सच। मूव एज सच का मतलब क्या है कि अगर कोई गुड्स जैसा है, अगर वैसे का वैसा अगर मूव हो रहा है, तब मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर करोगे। उसको मूव करने के लिए अगर डिसमेंटल करना पड़ रहा है तो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो। सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है, आज अगर कोई प्रॉपर्टी यहां से वहां जा रही है विदाउट डिसमेंटलिंग, अगर वो इजिली ट्रांसफरेबल है, उसको यहां से वहां लेके जाने के लिए डिसमेंटल नहीं करना पड़ेगा, तो मूवेबल में कवर होगा। बस इट मींस अगर कोई प्रॉपर्टी विदाउट डिसमेंटलिंग यहां से वहां मूव ही नहीं हो सकती ना, उसको मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे। अब एक बात मेरे को बताना, आप में से काफी सारे बच्चे बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करने कभी गए होंगे, तो बड़े बड़े मॉल्स में सेंट्रलाइज एसी लगे होते हैं। तो सोच के बताना, सेंट्रलाइज एसी जो लगे होते हैं, क्या उस सेंट्रलाइज एसी को विदाउट डिसमेंटलिंग आप मूव कर सकते हो? आंसर इज नो। उसको डिसमेंटल करना जरूरी है, तो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। और अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं जो आपकी अर्थ से कनेक्टेड हैं, जो इतने बड़े बड़े नट बोल्ट उनको कनेक्ट करते हैं, अगर नट बोल्ट ओपन करोगे तब मशीन यहां से वहां ट्रांसफर होगी, तो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। तो अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ कि मूवेबल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो सामान जा सकता है वो मूवेबल है। आंसर इज नो। एक जगह से दूसरी जगह पर जो सामान एज सच जा सकता है तब मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा, नहीं तो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा जी। आज अगर फैन है, मुझे कहीं पर भी फैन लेके जाना है, विदाउट डिसमेंटलिंग जा सकता है, तो फैन मूवेबल है। आज अगर एसी है, एसी विदाउट डिसमेंटलिंग जा सकता है, तो मूवेबल है। एक बच्चा कहता है यार गाबा सर क्या बेकार की बात कर रहे हो, मेरे घर का तो वो गेट ही 1 फीट का है, तो हमें तो वैसे अधकवारी की गुफा की तरह ऐसे करके बाहर निकलना पड़ता है, तो वहां से तो फैन जा ही नहीं सकता, तो वो डिसमेंटलिंग जरूरी है। तो ऐसे तो अगर आप कहोगे मैं अपने घर का सारा गेट बंद करवा लेता हूं, उसमें से पेन भी नहीं निकलेगा, तो फिर तो पेन भी मूवेबल नहीं हुआ, फिर तो पेन भी तोड़ तोड़ के बाहर घुसाना पड़ेगा। नालायकों वाली बातें भाई। क्या वो विदाउट डिसमेंटलिंग जा सकता है? नहीं जा सकता। क्वेश्चन ये है, सेंट्रलाइज एसी जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। बड़ी बड़ी मशीनें जा ही नहीं सकती, उसको डिसमेंटल करना ही पड़ेगा, वहां डिसमेंटलिंग मैंडेटरी है। अब तुम अगर कहो कि मेरे घर का तो गेट ही नहीं है, मैं तो वो इतने से वो छेद में से बस देखता हूं कि बाहर निकलूं ना निकलूं, तो फिर तो हर चीज भाई, फिर हर चीज मूवेबल बन ही नहीं सकती फिर तो। और एक बच्चा कह रहा है सर डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है? डिसमेंटलिंग का मतलब होता है उसको डिटैच करना।
डिसमेंटलिंग का मतलब होता है उसको अलग अलग करना। तो फैन अगर वहां से यहां लेके जाना है तो बिना अलग किए भी लेके जा सकते हैं। अगर एसी यहां से वहां लेके जाना है बिना अलग किए भी लेके जा सकते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो पहले दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ। अब सारे बच्चे मेरे को यहां पर बोलेंगे, सारे के सारे बच्चे मेरे को यहां पर बोलेंगे, हाँ जी भाई साहब, हेलो, ओ ओए इधर देख ले भाई, इधर इधर, बहुत काम की बात चल रही है। मैंने कहा ना जो आज तक आपने समझा है, जो और तुम समझोगे रिवीजन क्लास के अंदर ही कमाल हो जाएगा तुम्हारे साथ। मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो मूवेबल का मतलब क्या है। ये मत बोल देना यहां से वहां मूव होगा, कैसे बोलोगे? यहां से वहां अगर मूव हो रहा है एज सच, अगर मूव हो रहा है तो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा, नहीं तो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा जी। अब एक बात मैं और बता दूं जी, एक बात मैं आपको और बता दूं जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बच्चा कह रहा है कि सर मूवेबल का मतलब है जो सामान हम एज सच मूव कर सकते हैं उसको हम मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर देना। मेरी छोटी छोटी बीवी है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, ए जी सुनते हो क्या खाओगे, कल नाश्ते में क्या बनाऊं? मैं कहा ऐसा करो आप ना ब्रेड मंगा लो, या ब्रेड मैंने अभी मंगाए थे तो सैंडविच ले जाऊंगा मैं, सुबह सुबह का टाइम है तो सुबह मेरी 7:45 पे क्लास होती है तो मैं सैंडविच खा लूंगा। तो मेरी वोटी ने बोला चलो ठीक है, मैं अपना जो ब्रेड है वो ले आऊंगी जी। तो वो लाना भूल गई तो मैं क्लास के बाद फिर अपना घर गया जी। सर एज सच में फैन तो नहीं कवर है। भाई कवर है यार, कैसी बातें कर रहे हो भाई, एज सच में फैन नहीं जा सकता क्या? ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार हमें चीजें समझ में आ जाती हैं और हमें लगता है हमें समझ में कैसे आ गई। क्या फैन एज सच में मूव नहीं हो सकता क्या? क्या उसके पर तुम्हें अलग करने ही पड़ेंगे क्या? वो पर तुम अपनी अलग करते हो, उसके जो अलग है वो अलग करते हो, किस लिए? अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये तो फैन एज सच मूव हो सकता है। आज अगर हमारे इंस्टीट्यूट में अगर बेंचेस पड़े हैं तो बेंचेस एज सच मूव हो सकते हैं, उसको बाहर लेके जाने के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसको अलग कर देते हैं। बट सेंट्रलाइज एसी तो एज सच मूव ही नहीं हो सकता ना। तो जो चीज एज सच मूव हो ही नहीं सकती, जहां डिटैच करना, जहां डिसमेंटल करना मैंडेटरी है, उसको गवर्नमेंट कह रही है मूवेबल नहीं है, फिर वो इमूवेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा। बस ये पर ध्यान दो। जैसे घरों की छतों पे टेलीकॉम टावर लगे होते हैं, अब जो इतने बड़े बड़े टेलीकॉम टावर लगे हैं तो टेलीकॉम टावर में हनुमान जी तो हूं नहीं कि टेलीकॉम टावर ऐसे करके मैं वहां से भाई साहब टेलीकॉम टावर उठा के ले जाऊंगा। आंसर इज नो, टेलीकॉम टावर मुझे डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो टेलीकॉम टावर जो है वो क्या है? इमूवेबल है। चलो इतना टाइम नहीं लगाते क्योंकि अब रिवीजन क्लास है, पता लगे रेगुलर बैच में कन्वर्ट हो जाए। तो सिर्फ इतना समझ लो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग में ये लेके चलो जो आज तक था कि भाई यहां से वहां अगर मूव हो रही है, बस एक वर्ड जोड़ देना एज सच, तो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी। अब क्या हुआ कि अपना, ठीक है, अब क्या हुआ कि अपना मैं ब्रेड लेने के लिए गया। अब जब ब्रेड लेने के लिए गया तो मैंने क्या किया, गलती से ना उसकी एक्सपायरी डेट देख ली, गलती से ही देख ली, क्योंकि नॉर्मली तो हम देखते नहीं, हम तो उठा के ले आते हैं। अब गलती से एक्सपायरी डेट मैंने देख ली तो उसमें लिखा हुआ था एक्सपायरी ऑन 22 ऑफ सितंबर। आज 23 तारीख है, 22 तारीख को उसकी एक्सपायरी थी, 22 तारीख एक्सपायरी थी, आज 23 तारीख है और ब्रेड उसकी दुकान पे पुराना पड़ा हुआ था। मैं बस एक बात जानता हूं आपसे, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या ये ब्रेड मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? क्या ये ब्रेड मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? सारे बच्चे मेरे को आंसर दे दो बस फटाफट से, क्या ये ब्रेड मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? क्या ये जो ब्रेड है क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं? मेरा पूरी क्लास से बस इतना सा क्वेश्चन है, क्या ब्रेड जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं? हाँ या ना में आंसर दो जी, यस या नो। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, जबरदस्त। अब मैं कह रहा हूं भाई साहब बच्चे हो तो त्रिशूल बैच जैसे हो, बच्चे हो ही ना। नालायक कहीं के। इधर सुनो ध्यान से, तो जो ब्रेड मैं लेकर आया हूं ना, आपको बता दूं ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, मैंने क्लास में कहा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी की दो कंडीशन होती हैं। पहली बात मूव एज सच होना चाहिए और दूसरी बात वो गुड्स मार्केटेबल भी होना चाहिए। इट मींस अगर वो गुड्स मार्केटेबल नहीं है ना, अगर वो गुड्स मार्केटेबल नहीं है तो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं है, वो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं होगा जी। तो दो कंडीशन सबसे मेरे यहां पे निकल के आ रही हैं, पहली बात मूव एज सच हो,
दूसरी बात वो मार्केटेबल भी हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब जाके वो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर होगा, नहीं तो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा जी। अब एक बात मेरे को बताओ, क्या ये ब्रेड मार्केटेबल है? नहीं। क्या ये ब्रेड मार्केट में बिक सकता है? जब मार्केट में बिक ही नहीं सकता तो भाई साहब ये मूवेबल गुड्स वाली कैटेगरी से बाहर आ गया, इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। बट हां, एक बच्चा बोले सर मैं इस ब्रेड को यूज कर सकता हूं सर, मैं एक्सपायरी भी खा लेता हूं, मुझे कुछ नहीं होता सर। ये कहने की बात है, 22 तारीख लिखी हुई है, हमने कई बार 24 तारीख को भी ब्रेड खाया, बात तो उसकी सही है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपायरी 22 की है तो जैसे ही रात के 12 बजेंगे एक्सपायरी खत्म 23 तारीख को इंसान ही मर जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई साहब। कई बार लोग 5-5 दिन पुरानी चीजें खाती हैं, इंसानों को कुछ होता नहीं है। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि 100% एफिशिएंसी यहां तक है, इसके बाद इसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मान लो कोई एक बंदा आ गया कह रहा मैं लेने को तैयार हूं जी, आप बताओ कितने का ब्रेड दोगे? हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर इधर, ओ भिंडी कलर के बच्चे इधर, ब्रेड कितने का देगा? सामने वाला दुकानदार कह रहा है एक्सपायरी हो गया है, वैसे 50 रुपए का है, 30 रुपए का ब्रेड ले ले। मैंने 30 रुपए दिए और ब्रेड ले लिया, क्या मार्केटेबल बन गया? यस। अब ये गुड्स वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो मार्केटेबल का मतलब ये होता है कि अगर सिंगल बायर भी मार्केट में है, सिंगल बायर भी, अगर सिंगल बायर भी मार्केट में है तो वो मार्केटेबल है। यार एक बात मेरे को बताओ, तब तुम मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, हेलो भाई साहब, जब तुम मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, जो टमाटर तुम्हें गले हुए दिख रहे हैं, तुम उस टमाटर को छोड़ के आते हो, वो तुम्हारे लिए मार्केटेबल नहीं है। बट तुम्हारे जाने के बाद एक होटल वाला आएगा, भाई साहब गाबा सर लव यू, मेरे बच्चे लव यू 2 3 4 5 6, बट मेरे बच्चे यार 40 रुपए देने का क्या फायदा, मोमोज की एक प्लेट आएगी। भाई मत यार, ऐसे मत किया करो यार। देखो पैसे ना तुम्हारे पापा के हैं, जिस दिन तुम कमाओगे ना उस दिन भी मुझे मत देना, उस दिन उनको दे देना। मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, मेरे को ना कुछ चीजें मेरी डिक्शनरी से बाहर हैं। और जो बच्चों को पता है, एक तो ये भगवान कहना, ये गॉड इंडियाज बेस्ट, ये मत क्या करो, इसमें ना अपमान लगता है मुझे। आप ये क्या करो सर आपका पढ़ाया हमें समझ में आ रहा है, बस ये बेस्ट वेस्ट की उपाधि देना छोड़ दो यार, ये भगवान की उपाधि देना छोड़ दो, ये ना भगवान का भी अपमान हो जाता है। ये तुम्हारा प्यार है, तुम दर्शाते हो, आप ये बोल दिया करो सर हमारा तुम्हारे साथ ना कनेक्शन बैठ गया है, हमारा तुमसे प्यार हो गया है, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें लिख दिया करो कि हमारे तुम्हारी क्लास की ना एडिक्शन सी लग गई है। वो बातें जायज हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगता है। तो आपकी बात मैं कर रहा था कि अब एक बात बताओ, जो उस रेडी पे टमाटर पड़े हैं, तो सारे बच्चे बोल देना उस रेडी पे जो टमाटर पड़े हैं, क्या तुम्हें लग रहा है वो टमाटर नहीं बिकेंगे? बिकेंगे। तुम्हारे जाने के बाद होटल वाला आएगा, रेस्टोरेंट वाला आएगा, सारे गले हुए टमाटर 2 रुपए किलो में लेके जाएगा और कल तुम्हें ही सूप पिलाएगा। अब तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर आज कई होटल मेरे वाले जान पहचान के हैं, वो खुद ये बात बोलते हैं कि भाई साहब आप अगर तुम उनकी रसोई में चले जाओ, आप वही टमाटर देखोगे जो टमाटर आप छोड़ के आए थे जी। अब वही सब्जी देखोगे जो सब्जी आप छोड़ के आए थे, वो रात को होटल वाले आते हैं और जो तुम सूप पी के कहते हो ना आहा, तो वो उसी टमाटर का सूप है जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो मार्केटेबल का मतलब क्या है? अगर सिंगल बायर भी मार्केट में है ना तो वो गुड्स मार्केटेबल है, बस ये पर ध्यान दो। अब हम इतना ही डेप्थ लेके चलते हैं, बस अब कंक्लूड करने जा रहा हूं। सारे बच्चे बोल दो कंक्लूड करो। अब आई थिंक आपके दिमाग में और अच्छे से क्लैरिटी ये होगी जो आज तक नहीं बनी थी। तो सारे बच्चे बोल दो गुड्स की डेफिनेशन बताओ, सारे बच्चे दोबारा से। हाँ जी, गुड्स की डेफिनेशन बताओ सारे के सारे बच्चे। गुड्स की डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब क्या है? एज सच मूव होनी चाहिए, साथ में मार्केटेबल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, नहीं तो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान दो। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो वो ये बात कहना चाह रहा है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब उसने बोला अदर देन। मेरे को सारे बच्चे बोल दो अदर देन का मतलब क्या है? अब जो भी अदर देन के आगे लिखा होगा क्या वो गुड्स में कवर होगा? नहीं होगा। कम ऑन यार, सारे बच्चों मेरे को फटाफट से आंसर दे दो। क्या जो अदर देन के आगे लिखा है क्या कहने लग रहा है भाई? ये जो लिखा है अदर देन के आगे के उसके गुड्स में कवर करेंगे नहीं करेंगे? इसके अलावा। अच्छा, इसके अलावा का मतलब क्या है? जल्दी बोलो, इसके अलावा का मतलब क्या है? कि क्या ये गुड्स में कवर होगा या गुड्स में कवर नहीं होगा? गुड्स में कवर नहीं होगा। अब सारे बच्चे बोल दो मुझे नहीं पता आगे क्या लिखा है भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं आगे क्या लिखा है। बट जो भी आगे लिखा है क्या वो गुड्स है या नहीं है? कम ऑन अर्पिता, किरण,
शिवाली बताओ ना, जो आगे लिखा है क्या वो गुड्स में कवर है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, अगर वो गुड्स में कवर नहीं है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? सारे बच्चे बोल दो, वो अगर गुड्स में कवर नहीं है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? क्या बोल दो मेरे नौने मोने भिंडी कलर के बच्चों, बोल दो, अगर वो गुड्स में कवर नहीं है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? क्या यस या नो? क्या उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? यही तुमने गलती कर दी, बस तुमने कह दिया नहीं लगेगा, यही तुम पकड़ में आ गए, यही तुमने गलती की है। आपको यह कहना चाहिए था सर लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है कि सर्विस की डेफिनेशन से भी अगर बाहर हो गए तब जीएसटी नहीं है। सर ये तो भी गुड्स से बाहर हुए ना, तो जीएसटी तो सर्विस पर भी है, क्या पता ये सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो बोलोगे वो पेपर में लिखोगे, गलत बोलोगे गलत लिखोगे, फिर तुम कहोगे सर पेपर क्या 100 नंबर का नंबर है 25 समझ नहीं आ रहे, बाकी 75 नंबर कटे कहां पे? क्योंकि जो तुम गलत बोलोगे ना वही तुम गलत लिखोगे। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर वो गुड्स से बाहर हो गया, कम ऑन यार, अगर वो गुड्स से बाहर हो गया तो क्या जीएसटी नहीं लगेगा? लग सकता है अगर ये सर्विस में कवर हो गया, बट हां अगर सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर हो गया ना, फिर हम कह देंगे भाई साहब इस पे जीएसटी लग ही नहीं सकता, बस ये पर ध्यान दो। तो आप मेरे को ये रिप्लाई करो सर ये गुड्स में कवर नहीं है, गुड्स में कवर ना होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हमें सर्विस की डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी, क्या पता ये सर्विस में कवर हो जाए, अगर सर्विस में कवर हो जाएगा तो जीएसटी की बातें होंगी, नहीं कवर होगा तो फिर हम कह देंगे इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो उसने बोला गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, अब चेक करना अदर देन क्या बाहर निकाल दिया? मनी एंड सिक्योरिटीज, इन दोनों को बाहर निकाल दिया। सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख दें कौन सी चीजें गुड्स से बाहर निकाल दी, बताओ कम ऑन यार, जल्दी बता दो कौन सी चीजें इन्होंने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकाल दी। अरविंद, अमन, जल्दी बताओ। सनी, रोशनी, राहुल, प्रशांत। गुड्स में कवर नहीं है, अगर सर्विस में नहीं है तो हाँ, तो फिर तो जीएसटी बिल्कुल भी नहीं है अगर दोनों से ही बाहर है। कौन सी बाहर निकाल दी? मनी एंड सिक्योरिटी। अब अपने बोल दो मनी एंड सिक्योरिटी पर जीएसटी नहीं लगेगा, या एक बार हमें सर्विस की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी? देखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर इन दोनों को सर्विस से भी बाहर निकाल देंगे, अगर इन दोनों को सर्विस से भी बाहर निकाल देंगे ना, फिर इस पे जीएसटी नहीं लगेगा जी। तो अब एक बार ऐसा करते हैं, देख लेते हैं सर्विस की डेफिनेशन में क्या है जी। 2 मिनट लगेंगे, आपको मैं दिखा देता हूं। अब एक बार चेक करते हैं, ये रही आपके सामने सर्विस की डेफिनेशन। एक बार सारे के सारे बच्चे देख लो जी। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, एक बार सारे के सारे बच्चे देख लो सर्विस की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है सर्विस मींस, ओ भाई साहब, ओए होए ओए होए 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 होए, डेफिनेशन इंक्लूसिव है एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव है। इसकी भी डेफिनेशन क्या है? एग्जॉस्टिव है भाई साहब, इंक्लूसिव नहीं है। सर्विस मींस डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है। अब सारे बच्चे आंसर देना, सर्विस मींस एनीथिंग। बस आगे मत पढ़ना जी, आगे नहीं पढ़ना, मैं तुम्हें लो पढ़ना सिखा रहा हूं, ध्यान रखना जी। सर्विस मींस एनीथिंग। सारे बच्चे बोल दें एनीथिंग का मतलब क्या होता है जी? सारे बच्चे बस ये बोल दें एनीथिंग का मतलब क्या होता है जी? सर्विस मींस एनीथिंग, सर्विस मींस एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब क्या है? कुछ भी, और कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी। मतलब भाई साहब क्या लो लिखने वाले ने क्या लो बनाया है भाई साहब, अपना कलेजा निकाल के बाहर रख दिया। मैंने लो मेकर से पूछा, मैं कहा हेलो, ओ हेलो भाई साहब, हेलो इधर आ, क्या है? कह रहा क्या है? मैं कहा क्या है? मैं कहा ये बता सर्विस का मतलब क्या है? कह रहा सर्विस मतलब कुछ भी। मैंने कहा सर्विस का मतलब क्या है? कह रहा सर्विस मतलब कुछ भी। लो बनाने वाला कह रहा है सर्विस मींस एनीथिंग। भाई साहब एक बात मेरे को बताना, अगर मैं इतना सा पढ़ता हूं तो क्या ये हाइलाइटर भी सर्विस है? कम ऑन यार, क्या ये हाइलाइटर भी सर्विस है? क्या ये त्रिशूल भी सर्विस है? क्या ये रिमोट भी सर्विस है? क्या ये कैलकुलेटर भी सर्विस है? क्या ये हैंकी भी सर्विस है? क्या ये जो माउस है ये भी सर्विस है? क्या ये पेन भी सर्विस है? अच्छा, आपको नहीं लग रहा भाई साहब क्लेश ही हो जाएगा? अगर मैं इन सबको भी सर्विस बोल दूंगा तो मेरी क्लास का त्रिशूल बैच का भाई साहब हर बच्चा त्रिशूल के दिल से आंसर देगा। आपको नहीं लग रहा डबल टैक्सेशन हो जाएगा जी?
कम ऑन यार, बोल दो, ओ बोल दो मेरे बच्चों, जल्दी बोलो। आपको नहीं लग रहा भाई साहब ये तो दिक्कत वाली बात है, डबल टैक्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो गुड्स में भी कवर हो गया, ये तो गुड्स में भी कवर हो गया, और सर्विस मींस एनीथिंग, ये सर्विस में भी कवर हो गया। देयर इज डबल टैक्सेशन, देयर इज डबल टैक्सेशन, इसीलिए इन्होंने अब आगे लिखा सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन। अब अपने बोल देना, बिना देखे लो बनाना, बिना देखे लो बनाना। अदर देन में सबसे पहले इन्होंने क्या बाहर निकाला होगा? मैं चाहता हूं त्रिशूल बैच का हर बच्चा और चैट बॉक्स का रिकॉर्ड तोड़ दे, जो पहले 2000 था। देखता हूं तुम कितनी तेज चैट करते होंगे। सबसे पहले बता दो सर्विस में से इन्होंने क्या बाहर निकाला होगा? सारे बच्चे आंसर दे दो। सर्विस में से इन्होंने सबसे पहले क्या बाहर निकाला होगा? चैट बॉक्स को पागल कर देना भाई साहब, दौड़ा देना चैट बॉक्स को, जल्दी बताओ। सर्विस में से क्या बाहर निकाला होगा इन्होंने? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मैं कह रहा हूं भाई साहब नजारे आ गए। कम ऑन यार, सर्विस से क्या बाहर निकाला होगा इन्होंने? सर्विस की डेफिनेशन से क्या बाहर निकाला होगा? जल्दी बोलो फटाफट से जी। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। सर्विस की डेफिनेशन से इन्होंने गुड्स बाहर निकाला होगा। अब सारे बच्चे रीजन बोलते हैं गुड्स बाहर क्यों निकाला होगा? क्योंकि गुड्स ऑलरेडी गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो चुकी हैं, तो डबल टैक्स ना लगे, इसलिए इन्होंने गुड्स को यहां से बाहर निकाल दिया। आप मेरी बात को अप्रिशिएट करते नहीं करते जी? क्या आप मेरी बात को अप्रिशिएट करते नहीं करते? फटाफट से बोल दो जी, क्या आप मेरी बात को अप्रिशिएट करते हैं नहीं करते? फटाफट से बता दो जी। बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त भाई साहब। चैट रेट देख लो भाई साहब, 560 पे तुम्हारा चैट रेट दौड़ रहा है। कम है थोड़ा सा चैट रेट, बट फिर भी तुमने कमाल कर रखा है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा गुड्स से बाहर क्यों निकाला, क्योंकि वो गुड्स में कवर है, डबल टैक्स ना लगे, इसलिए इन्होंने गुड्स बाहर निकाल दिया। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? ठीक है, अच्छा अब और देखते हैं, चलो जी। इसने बोला अदर देन गुड्स, अब गुड्स बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि वो गुड्स में कवर हो गया जी, क्योंकि वो गुड्स में कवर हो गया तो इसलिए बाहर निकाल दिया। अब और क्या बाहर निकाला? कहता मनी एंड सिक्योरिटी। ओए होए 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 होए। भाई साहब ये बता दो, ये दो आइटम हमने कहीं और भी बाहर निकाली है? यार मैं कह रहा हूं तुम आंसर नहीं देते ना, मजा नहीं आता यार। तुम्हारे खून खून में जीएसटी मिक्स ना कर दूं, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं है। मेरे को सारे बच्चे बताओ, मनी एंड सिक्योरिटी हमने अभी कहीं और से भी बाहर निकाला है, हमने अभी कहीं और से भी बाहर निकाला है। कहां से बाहर निकाला है? गुड्स से। अब इसको कहां से बाहर निकाल दिया? सर्विस से। कम ऑन यार, अब दोनों से बाहर निकाल दिया। अब छाती चौड़ी करके मुझे आंसर दे दो, क्या अब जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा जी? सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर दो जी। हाँ जी, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर दो, क्या अब जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? अगर ये यहां से बाहर हो गया, वहां से बाहर हो गया, अब सारे बच्चे बोल दो क्या इस केस में जीएसटी की बातें होंगी? आंसर इज नो, इस केस में कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। रीजन, क्योंकि गुड्स से भी बाहर हो गया और सर्विस से भी बाहर हो गया, अब इस पे जीएसटी नहीं लग सकता। क्या बात से एग्री करते हो जी? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? तो अब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम छाती ठोक के यह बात कह सकते हैं, भाई मनी और सिक्योरिटी पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा जी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। केएल राहुल, बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त, कमाल कर दिया भाई तुमने आज। मजे आ गए भाई साहब, पढ़ाने के भी मजे आ गए, पढ़ने का तो मेरे को पता नहीं तुम्हें मजे आ रहे नहीं आ रहे, पढ़ाने के मजे आ गए यार। अगर तुम ऐसे डेली पार्टिसिपेट करते रहो ना भाई साहब, सारी नॉलेज मैं तुम्हारे ऊपर रख दूं, वार दूं अपने आप को तुम्हारे ऊपर, अगर तुम ऐसे पार्टिसिपेट करते रहो। अब एक बात मेरे को बताओ, मनी एंड सिक्योरिटी पे जीएसटी नहीं लगेगा जी। क्वेश्चन ये है, मनी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या है जी? मनी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? प्लीज सारे बच्चे प्लीज, हाँ जी, मनी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? तो आपको मैं एक बात बताता हूं। ये एक बात बताना, मेरे हाथ में ये रहा 100 रुपए का नोट, ये देखो जी। ओ तेरी ऐसी की तैसी, मैं लायक कहीं के 100 रुपए खींचेगा मेरे? अभी मेहनत की कमाई एक बच्चे ने 120 रुपए दिए हैं मुझे, आज मेरी रात की थाली पक्की हो गई, अब मेरे को खाना गुरुद्वारे में नहीं खाना पड़ेगा। 120 रुपए मेरे पास आ चुके हैं, मैंने 120 रुपए कमाए हैं, ठीक है? खींचना नहीं हाथ से। मेरे को ये बताओ, अब ये 100 रुपए का नोट है, क्या ये मनी है या नहीं है? क्या ये मनी है या नहीं है? यस है। इसको हम यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा ये 100 रुपए का नोट ना गुड्स है ना सर्विस है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मेरे पास ये 500 रुपए का नोट है जी, मेरे पास ये 200 रुपए का नोट है, ये 200 रुपए का नोट है, ये भी एक मनी है, ये भी एक मनी है, ठीक है ना? इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो ये गुड्स है और ना ये सर्विस है जी। मेरे पास
यहां पे 500 रुपए का नोट है। अब सोच के बोलना, ये 500 रुपए का नोट है, ना ये गुड्स है ना ये सर्विस है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एक बच्चा देखो कह रहा दे दो दे दो दे दो दे दो, चिल्ली पोटैटो खाने हैं, मोमोज खाने हैं, मोमोज खाने का बस सर। अच्छा अगर भाई साहब, अगर मान लो कैमरे के बीच में अगर कोई ऐसा भगवान शक्ति दे दे पैसे खींचने की, तुम तो मेरे कपड़े फाड़ दो, तुम तो मेरी जेब फिर फाड़ के भाग जाओ। मैं किसी को बिहार ढूंढ रहा हूं, किसी को गुजरात ढूंढ रहा हूं, किसी को महाराष्ट्र ढूंढ रहा हूं, क्योंकि यहां तो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा बैठा है। मैं तो समझ ही ना पाऊं किसने मेरे कपड़े फाड़े, कौन मेरा पैसे चोरी करके भाग गया। ये तो शुक्र है भगवान का, हे भगवान तुमने कैमरे के बीच में कोई हाथ पैर नहीं लगाए। शुक्र है हम एक दूसरे को बस ऐसे ही देख सकते हैं। तुम हंस रहे हो इस टाइम तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हें हंसते हुए देख रहा हूं, बट इतना कर सकता हूं मैं। हंस रहे हो ना तुम, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है ना, बस मैं इतना कर सकता हूं। यही तो, ये तो भगवान ने भाई साहब बहुत अच्छी बात कर दी है। तो तुम पैसा खींच के भाग जाते भाई साहब। मैं तो ढूंढता रहता, कभी इधर से भाग रहा हूं कभी उधर भाग रहा हूं भाई साहब, मेरे को पता नहीं कौन वो हो गया भाई साहब। शुक्र है भगवान का भाई साहब, शुक्र है। बड़ी मुश्किल से कमाए हैं भाई। वैसे घर में छोटी छोटी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन रात मेहनत करता हूं भाई, मेहनत की कमाई है। सुबह उठ के पढ़ाता हूं, शाम तक पढ़ाता हूं। ऐसे नहीं 700 रुपए इकट्ठे किए, दिन की दिहाड़ी है मेरे। कहीं इसको चोरी करने की सोच रहे हो? हाँ नालायक कहीं के। चलो जी, अब ये मनी जो है गुड्स और सर्विस से बाहर है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार देख लो मनी की डेफिनेशन क्या है। चेक करना मनी की डेफिनेशन क्या है। तो देखो जी, कह रहा है मनी मींस द इंडियन लीगल टेंडर। इंडियन लीगल टेंडर मतलब जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया है, फॉरेन करेंसी, ये डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, ये सब कुछ मनी में आएगा जी, जो आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है। क्या मनी में नहीं आएगा, बस वो देख लो। वो कह रहे हैं ऐसी करेंसी जो आपने होल्ड की हुई है उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए वो मनी में नहीं आएगी। मतलब ऐसी करेंसी जो आपने होल्ड की है उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए वो मनी वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी। तो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू का मतलब होता है ऐसी करेंसी जिसकी फेस वैल्यू जो होती है वो मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं होती। इसको हम कह सकते हैं ओल्ड कॉइन्स। इसको हम कह सकते हैं ओल्ड कॉइन्स, पुराने जमाने के सिक्के। अब एक बात मैं बताना, आज अगर आप में से काफी सारे बच्चों के पास होंगे, आप मुझे बताना यहां पे, आप में से काफी सारे बच्चों के पास होंगे पुराने जमाने के सिक्के। 1 पैसे का सिक्का, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना। अब बताओ क्या उनके फेस पर जो वैल्यू लिखी है क्या मार्केट में भी उसकी वैल्यू सेम है? बोल दो मेरे बच्चों, जो उनके फेस पर वैल्यू लिखी है क्या मार्केट वैल्यू सेम है? नहीं है ना। आज अगर 1 पैसे का सिक्का तुम मार्केट में लेके जाते हो तो मार्केट में 1 पैसे का नहीं बिकेगा, ज्यादा बिकेगा। आज अगर तुम 25 पैसे का सिक्का बहुत पुराना मार्केट में लेके जाते हो, महंगा बिकेगा। इसको बोलते हैं करेंसी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू वाली। तो इस करेंसी को हम मनी में कवर नहीं करेंगे। अब सारे बच्चे बोल देना, अगर ये करेंसी मनी में कवर नहीं करेंगे तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? यस, इस पे हम जीएसटी की बातें कर सकते हैं। तो सारे बच्चे एक बात ध्यान देना, ओल्ड कॉइन्स पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात से एग्री करते हो जी? तो ये आपके सामने मनी का मतलब है। और दूसरा सिक्योरिटी का मतलब क्या है? तो सिक्योरिटी वैसे जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट आप सब जानते हो सेबी एक्ट में सिक्योरिटी को डिफाइन किया हुआ है। शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड्स हो गया, ये सब कुछ सिक्योरिटी है। इन पे गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी नहीं लगेगा। आज अगर आप मार्केट से कोई भी शेयर परचेज करते हो तो शेयर की परचेज वैल्यू पर या सेल वैल्यू पर कहीं भी जीएसटी नहीं है। बात समझ रहे हो? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट लगाती है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ना बिल्कुल भी नहीं ना, गलत कह रहा है भाई। ये कौन सा बच्चा ये? नहीं, कौन सा बच्चा ये? क्या नाम है? ऋतिक भाई तू गलत कह रहा है। हेलो भाई तू गलत है। जीएसटी लगा है शेयर्स पे? नहीं लगा। पढ़ाना नहीं आता मुझे? कमाल है यार। जब मैं कह रहा हूं नहीं लगा, गलत बोल रहा हूं? अरे नहीं लगा, चेक करो, आपकी शेयर की वैल्यू पे नहीं लगा होगा मेरे बच्चे। जो डीमैट अकाउंट चार्जेस होंगे ना, डीपी चार्जेस जो होंगे, जो कमीशन होगा, जो ब्रोकरेज होगा, उसकी वैल्यू पे लगा होगा। शेयर की वैल्यू पे मतलब ही नहीं है तुम्हारे जीएसटी लगाओ। अच्छा हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। ठीक है ना, ये आपके गाबा सर का दरबार है, टेंशन मत लो यहाँ पे। ठीक है, जो होगा सच होगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा।
ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपने अगर कभी भी देखा हो तो उसकी वैल्यू पे, शेयर की वैल्यू पे नहीं लगता, जो डीमैट अकाउंट के चार्जेस होते हैं, जो कमीशन होता है उस पे लगता है। और उस पे भी क्यों लगता है, अभी तुम्हें रीजन समझ में आएगा उस वैल्यू पे भी क्यों लगता है जी। बट ये समझ लो कि शेयर की वैल्यू पे कभी जीएसटी नहीं है, डिवेंचर की वैल्यू पे कभी जीएसटी नहीं है, बॉन्ड्स की वैल्यू पे जीएसटी नहीं है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? लोग कर दें जी, पक्का पक्का पैक कर सकते हैं जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखते हैं ध्यान से एक बार। अब दोबारा से हम गुड्स की डेफिनेशन पे थे जी, वापिस आ रहा हूं जी गुड्स की डेफिनेशन पे। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं ठोका भाई, ठोक दो इस लाइक को। और मैंने क्या बोला, जैसे वीडियो खत्म होगी 10 मिनट के बाद कम से कम 500 कमेंट जबरदस्ती नहीं, आपके दिल से निकल के यहां पे आने चाहिए कि इस बैच से आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा जी। बात समझ में आ रही है ना मेरी? हेलो ओए इधर। अब एक बार चेक करते हैं गुड्स की डेफिनेशन में, एक बार दोबारा आ जाओ जी। एग्जॉस्टिव का मतलब फाइनल, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है फाइनल जी। अब यहां पे एक बार चेक करो, इधर देखो ध्यान से जी। अब बच्चा कह रहा है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। अब वो कह रहा है बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स। आप मेरे को बताओगे बट इंक्लूड का मतलब क्या है? अब जो इंक्लूड के आगे लिखा हुआ है, क्या वो गुड्स में आएगा नहीं आएगा? सारे बच्चे बता दो बस, मेरे को सारे बच्चे बस ये बता दो, क्या जो इंक्लूड्स के आगे लिखा हुआ है क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा नहीं आएगा? हां या ना बोल दो बस जी। जल्दी बताओ जी, क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा नहीं आएगा जी? सारे बच्चे कह रहे हैं सर आएगा, बिल्कुल आएगा जी, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं आएगा। अच्छा एक बात मेरे को बताओगे, अगर आएगा तो इन्होंने बट इंक्लूड्स क्यों लिखा? इन्होंने स्पेसिफिकली इसको इंक्लूड करने की बात क्यों बोली? अगर ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा तो मैं बस एक बात जानना चाह रहा हूं, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा बट इंक्लूड्स? उसका रीजन है, अगर ये ना लिखते तो नॉर्मल दिमाग इसे गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं करता। अब अगर नॉर्मल दिमाग गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं करता तो उसको गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकाल देते, बाहर निकालते डिस्प्यूट होते। तो अगर ये डिस्प्यूट ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेसिफिकली लिख दिया बट इंक्लूड्स। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि जो तुमने गुड्स के डेफिनेशन के अंदर पढ़ा, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो आएगा, इसको भी हम स्पेसिफिकली गुड्स के डेफिनेशन में कवर करेंगे। तो नॉर्मल दिमाग कई बार इसको बाहर निकाल देता है। अब जिन लोगों के दिमाग में ये बाहर निकल जाता, उनके दिमाग के लिए कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा हम स्पेसिफिकली यहां पे लिख रहे हैं, इसको भी तुमने गुड्स मानना है। अब चेक करो इंक्लूड्स में इसने क्या बोला है। इंक्लूड्स में उसने बोला, पहला उसने बोला एक्शनेबल क्लेम। अब याद करो, आपको मैं बता दूं, आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वहां पे एक्शनेबल क्लेम को तुम गुड्स की डेफिनेशन से बाहर करते हो। सारे बच्चे हां लिख देना, सारे के सारे बच्चे हां लिख देना जो मेरी बात से एग्री करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में चेक करो, एक्शनेबल क्लेम को तुम गुड्स की डेफिनेशन से बाहर करते हो नहीं करते? यस करते हो। तो तुम्हारे दिमाग में वही इमेज सेट ना हो जाए कि एक्शनेबल क्लेम को गुड्स में कवर नहीं करते, इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि एक्शनेबल क्लेम को हम गुड्स में इंक्लूड करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है हम स्पेसिफिकली जी, ठीक है जी, हम स्पेसिफिकली ये लिखना चाह रहे हैं, हम स्पेसिफिकली ये लिखना चाह रहे हैं कि इसको भी हम गुड्स की डेफिनेशन में कवर करेंगे। तो उसने बोला एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या? एक्शनेबल क्लेम किसे कहते हैं? तो अभी हम 2 मिनट के बाद डिस्कस कर लेंगे एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है। पहले ये समझो एक्शनेबल क्लेम भी एक तरह का गुड्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या गुड्स है? वो कह रहे हैं इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। और बताओ ग्रोइंग क्रॉप, ध्यान से पढ़ना जी। ग्रोइंग क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप का मतलब क्या है जी? ग्रोइंग क्रॉप का मतलब है आपके सामने ये रहा जी, ये रही आपकी ग्रोइंग क्रॉप जी, ये आपकी ग्रोइंग क्रॉप है। ऐसी क्रॉप्स जो ग्रो हो रही हैं,
ऐसी क्रॉप्स जो ग्रो हो रही हैं, आप मेरे को बताओगे क्या ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है? जल्दी बताओ। एक्शनेबल क्लेम की बात अभी करेंगे, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, अभी उसको एक बार छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना समझो एक्शनेबल क्लेम गुड्स है। ये बताओ क्या ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है? गुड्स है क्या? ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है? जल्दी बताओ जी। क्या ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है? चलो अभी देखते हैं। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने कहा जी हाँ है, ओके आगे आ जाओ फिर। ग्रास, अगला वो कह रहे हैं ग्रास। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने यहां पे ग्रास है, क्या ये ग्रास गुड्स है? क्या ये ग्रास गुड्स है? क्या इस ग्रास को हम गुड्स में कवर करेंगे? ओके जी, बच्चा कह रहा है सर कवर करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड। अगर कोई भी थिंग्स लैंड से अटैच है या उस लैंड का इनहेरेंट पार्ट है तो उसको भी हम गुड्स बोलेंगे। अब आपने जो बोला ना ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये सब गुड्स हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बोल दूं आंसर इज नो। आंसर इज नो सर। वही मैंने कहा ना, आपको लो पढ़ना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। रेगुलर बैच वाले बच्चों को भी याद नहीं आ रहा होगा हमने क्लास में क्या किया था, क्योंकि बहुत पहले की बात है। इनकम टैक्स के हमारे 32 लेक्चर हो गए, जीएसटी के 40, तो 72 लेक्चर पहले कुछ ऐसी ऐसी बातें हमने क्लास में की थी जो उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत बातें धुंधली हो चुकी होंगी। मैंने उस टाइम भी कहा था ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये गुड्स तब बनेंगे जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई। मतलब अगर आपका एक एग्रीमेंट हुआ है कि सप्लाई करने से पहले इसको तुम काट दोगे, तब ये गुड्स वाली कैटेगरी में कवर होंगे, नहीं तो ये गुड्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे। सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, जो ये आपके सामने ग्रोइंग क्रॉप है तो भाई ये गुड्स नहीं है। हां, अगर मेरा एग्रीमेंट हो गया कि इसको सप्लाई करने से पहले इसको मैं काट दूंगा। अब ये जो है ना, ये देखो, ये जो है ये भी क्रॉप्स ही हैं, बट ये कटी हुई क्रॉप्स हैं। तो ग्रोइंग क्रॉप्स को हम गुड्स वाली कैटेगरी में तब कवर करेंगे अगर मेरा सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले मैंने एग्री कर लिया इसको मैं काट दूंगा। अब ये जो है ना, ये चेक करना, ये जो है ये गुड्स है। अगर बात करूंगा ग्रास, ग्रास जो है अभी गुड्स नहीं है, बट अगर मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि ग्रास में काट दूंगा तो ये कटे हुए ग्रास जो हैं ये गुड्स वाली कैटेगरी में कवर होंगे। बस ये पर ध्यान देना जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है। मैं आपको दोबारा से बोल देता हूं जी, आपको एक बार मैं दोबारा से बोलूंगा कि ये जो ग्रोइंग क्रॉप है या ग्रास है या थिंग्स अटैच विद लैंड है, इसको तुम गुड्स वाली कैटेगरी में तब कवर करोगे। आप लोगों को ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। जो मैंने सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया उस टाइम पर या उससे पहले इसको मैं काट चुका हूं। अगर ये कट चुकी हैं तब ये गुड्स वाली कैटेगरी में कवर हैं। जैसे मान लो क्रॉप्स हैं, ये उगी हुई क्रॉप्स हैं और मैंने ऐसे की ऐसे बेच दी। आंसर देना मेरे को। ये ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ये अभी ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ये उग रही हैं, ये क्रॉप्स अभी ग्रो हो रही हैं और मैंने ऐसे की ऐसे बेच दी। मैंने एग्रीमेंट में नहीं लिखा मैं इसको काटूंगा, एग्रीमेंट में नहीं लिखा। और खड़ी हुई फसलें मैंने बेच दी, क्या गुड्स की कैटेगरी में कवर होंगी? नहीं। फिर भाई साहब ये गुड्स नहीं है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होंगी, ये मूवेबल में कवर नहीं होंगी। इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिखा कि तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं आती, कहीं तुम इसको इमूवेबल मत मान लेना। तो गवर्नमेंट ने बोला ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच विद और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर द पार्ट ऑफ सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। बात मेरी समझ में आ रही है? अब सोच के बोल देना, पेड़ लगे हुए हैं, लगे हुए खड़े हुए पेड़ हैं और मैंने खड़े खड़े पेड़ बेच दिए। मैंने खड़े खड़े पेड़ बेच दिए, उसको मैंने अलग नहीं किया, अलग करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। क्या वो गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे? नहीं आएंगे। बट मैंने एग्री कर दिया कि इसको सप्लाई करने से पहले मैं काट दूंगा, तो क्या अब वो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे? यस, उस पर जीएसटी की बातें हो जाएंगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आती है? क्या आपको बात मेरी समझ में आती है?
पक्का पक्का लोग कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना कि जो ये आपका ग्रोइंग क्रॉप्स है, अब सारे बच्चे बोल देना ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। अच्छा बच्चा कह रहा है सर थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड का मतलब क्या है? आप ये भी कह सकते हो। अब थिंग्स अटैच, बिल्डिंग क्या लैंड से अटैच है? बिल्कुल है, बट सेल करने से पहले मैंने बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दिया। अब एक बात मैं बताना सारे के सारे बच्चे, ये बिल्डिंग है, सारे बच्चे बोलना ये बिल्डिंग है। अब अगर ये आपके सामने ये बिल्डिंग है, क्या ये मूवेबल है इमूवेबल है? सारे बच्चे बोलो, ये बिल्डिंग क्या है? मूवेबल है इमूवेबल है? जी बोलो ना, मूवेबल है इमूवेबल है? इमूवेबल है। इसको सेल करने से पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया इस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दूंगा और अलग अलग पार्ट्स बेचूंगा। अलग अलग, मैंने पूरी बिल्डिंग नहीं बेची, मैंने कहा बिल्डिंग को मैं डिसमेंटल कर दूंगा और अलग अलग पार्ट्स बेचूंगा, खिड़कियां अलग बेचूंगा, ईंटें अलग बेचूंगा और फिर रेता अलग बेचूंगा, जो भी इसके अंदर से निकलेगा अलग अलग बेचूंगा। अब अपने बोल देना ये बिल्डिंग डिसमेंटल है। तो क्या ये बिल्डिंग जो डिसमेंटल हो गई है, तो क्या अब ये गुड्स वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस, अब ये गुड्स वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी। तो एक दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ कि जो चीजें लैंड से अटैच हैं वैसे तो वो इमूवेबल होती हैं। जो चीजें लैंड से अटैच हैं वैसे तो वो इमूवेबल होती हैं, बट अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया कि हम इसको सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पर इसको काट देंगे, इसको डिसमेंटल कर देंगे, इसको डिटैच कर देंगे, फिर उसके बाद बेचेंगे, तो फिर वो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आती है? क्या बात मेरी समझ में आती है? लोग कर सकते हैं जी। चलो अब अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इस पॉइंट को रट लो, क्योंकि मैंने बता दूं भाई साहब ये रिवीजन क्लास है, ये रेगुलर बैच नहीं है। कहीं आपके दिमाग में हो कि भाई साहब मैं इस पे 2 घंटे और लगाऊंगा जी। ठीक है जी सर, मूव एस, हाँ तो मूव एज सच नहीं कर सकते ना। एक बात बताओ, बच्चा कह रहा है मूव एज सच, तो मूव एज सच कहां कर सकते हो आप? क्या बिल्डिंग एज सच मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर एज सच मूव ही नहीं कर सकते तो वो इमूवेबल है, तभी तो मैंने अलग अलग करके बेची है। अब एक बात बताओ, क्या मैं खिड़कियां अलग करके बेच सकता? अगर खिड़कियां की बात करूंगा तो खिड़कियां तो एज सच मूव हो सकती हैं। खड़ा खड़ा घर मैंने सेल कर दिया तो भाई वो इमूवेबल है, मूवेबल हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो एज सच मूव हो ही नहीं सकता। उसको मूव करने के लिए डिसमेंटल करना पड़ेगा। अगर मैंने डिसमेंटल करने के बाद बेचा तो गवर्नमेंट वही क्लियर कर रही है, अगर तुमने डिसमेंटल के बाद अगर बेचा है तो मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर कर लेना, इस पे जीएसटी लगा देना। ये मत कहना इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने उस बात को क्लैरिफाई किया। आई होप आपको बात मेरी समझ में आती होगी। चलो अब इसको मैं पैक कर रहा हूं जी। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे कंक्लूड करो जितना आज हमने किया जी, जितना आज हमने किया है। हाँ नहीं, साले पहले बताओ हमने क्या किया जी? गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन की है ऊपर ऊपर से। अभी कुछ पॉइंट हमारे और बचे हैं। गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सारे बच्चे इसको बिना पढ़े आंसर दो, सारे बच्चे बिना पढ़े आंसर दो जी। हाँ नहीं, गुड्स मीन्स every kind of movable property other than money and security, but include actionable claim, growing crop, grass or things attached to or forming part of land. अब सबसे मेन लाइन आएगी which is agreed to be severed before और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो बस ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पेपर में गुड्स की डेफिनेशन लिख के आ रहे हो तो बस ये लाइन ध्यान से लिख के आना। यहां पर लिखी हुई है ये वाली लाइन, विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। इस लाइन के ऊपर ही तुम्हें नंबर मिलेंगे। अगर आप खाली ग्रोइंग क्रॉप लिख के आ रहे हो, खाली ग्रास लिख के आ रहे हो, तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि खाली ग्रोइंग क्रॉप और खाली ग्रास गुड्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर है, नहीं तो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ तो श्रेया मैंने कब कहा डिसमेंटल घर? डिसमेंटल, जब घर ही डिसमेंटल हो गया तो अलग अलग आइटम जो है उसी को तो हम गुड्स कह रहे हैं। बने हुए घर को तो वैसे भी हम गुड्स नहीं कह सकते, वो तो वैसे भी इमूवेबल है, उसको डिसमेंटल तो करना पड़ेगा। जब वो डिसमेंटल होगा उसके बाद अगर अलग अलग आइटम बेचोगे तभी वो गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा जी। अब मैं इसको पैक कर रहा हूं जी, ठीक है। अब मैं इसको पैक कर रहा हूं। अब एक बार फटाफट से आ जाओ, सर्विस की डेफिनेशन फटाफट से देख लेते हैं जी। अब देखो सर्विस में क्या कवर है। हाँ जी,
सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स, अब चेक करना, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, हाँ जी, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश or by any mode from one form of currency or denomination to another form of currency or denomination for which a separate consideration is charged। मेरे को सारे बच्चे बोल देना क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं जहां पर मनी का यूज करोगे या जहां पर मनी को कन्वर्ट करोगे उसको हम सर्विस बोलेंगे। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना मनी के यूज का मतलब क्या है। आज अगर आप बैंक से ड्राफ्ट बनवाते हो तो कमीशन लगता है, तो उस कमीशन पे जीएसटी की बात कर रहे हैं। आज अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग फीस होती है, मेंबरशिप फीस होती है, उस फीस पे जीएसटी की बात कर रहे हैं। आज अगर बात करूंगा लोन, तो लोन के बदले में प्रोसेसिंग फीस है, इंटरेस्ट है, उस सेपरेट कंसीडरेशन की बात कर रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जहां पे मनी का यूज होगा, मतलब जहां पे सेपरेट कंसीडरेशन कुछ चार्ज किया जाएगा ना, उसको हम सर्विस वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, उस पे जीएसटी लगेगा। अब सारे बच्चे बोल देना आज अगर डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करवाना है या रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करवाना है तो क्या मनी चेंजिंग एजेंट या कमीशन चार्ज करते नहीं करते? यस, उस कमीशन पे जीएसटी की बात होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद देखो इसमें यहां पे क्या लिखा जी, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। मतलब जो लोग सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करवा रहे हैं, अरेंज करवा रहे हैं, पता किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर की सर्विस पे जीएसटी है। जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट में जो कमीशन है, जैसे मैंने कहा था ना कमीशन पे जीएसटी लगेगा, कहां से लगेगा ये एक्सप्लेनेशन कह रही है। सिक्योरिटी पे जीएसटी नहीं है, बट अगर सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करवाने के लिए और अरेंज करवाने के लिए जो सर्विस दी जा रही है, उस सर्विस पर जीएसटी है। तो ये बात कर रहे हैं स्टॉक ब्रोकर की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डीमैट अकाउंट की बात कर रहे हैं कि जो भी कमीशन का अमाउंट होगा ना शेयर्स को लेने के लिए, उस पे जीएसटी की बातें होंगी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। डिनोमिनेशन का मतलब होता है कन्वर्ट करना चाहिए, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना, उसको हम डिनोमिनेशन बोलते हैं। सर आप ना हमें एक बार फटाफट से ना सिंपल भाषा में समझा दो थोड़ा सा। लो अब फाइनली यहां पे आ जाओ जी। अब मैं इस डायग्राम के ऊपर आ रहा हूं, ये देखो जी, ये देखो अब कितना सिंपल है। अब जो नॉर्मली तुम्हें पता होगा ना, बस इतना सा पता होगा, आज तुम्हें पता लगा कि बेयर एक्ट की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, जो तुमने मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों ने देखा ही नहीं होगा। आपने आज तक क्या समझा होगा मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो गुड्स, ये रहा आपके सामने गुड्स और सर्विस। गुड्स मींस, देखो जी, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and security but include actionable claim, growing crop, grass which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। बस इतनी सी गुड्स की डेफिनेशन है। सर्विस की डेफिनेशन, सर्विस मींस एनीथिंग, एनीथिंग मतलब एवरीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी but include activity relating to use of money or conversion of money where a separate consideration is charged। ये सर्विस की डेफिनेशन है। उसके बाद जी मनी का मतलब, मनी में सारी करेंसी आएंगी बट जो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू वाली है वो करेंसी नहीं आएगी। ओल्ड कॉइंस यहां से बाहर निकाल रखे हैं, सब कुछ मैंने समरी बुक में लिख रखा है। उसके बाद देखो सिक्योरिटी में सब कुछ कवर होगा। सिक्योरिटी में आपके शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स सब कुछ यहां पे कवर हो जाएगा। ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। अब देखो जी ट्रांजैक्शन इन मनी का मतलब क्या है? जो ट्रांजैक्शन इन मनी है उस पर कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है ना। मतलब जहां पर ऐसे मान लो पैसे जमा कराना बैंक में, अब बैंक में पैसे जमा कराए, 5 लाख जमा कराए तो 5 लाख ही मेरे खाते में जमा होंगे, तो ये प्योर मनी है। इस प्योर मनी पर कोई भी जीएसटी नहीं। बट जहां पर तुम मनी का यूज करोगे, जैसे मैंने क्या बोला, लोन वाले केस में इंटरेस्ट है। अगर आप डीडी बना रहे हो, ठीक है, डीडी बना रहे हो या फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें जो भी कमीशन है, जो भी चार्जेस हैं, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, उस पे जो भी इंटरेस्ट और सर्विस लग रही है, इन सब पे गवर्नमेंट करी जीएसटी की बातें हैं। मतलब जहां पे सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जा रहा है उस केस में जीएसटी की बातें होंगी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं, बस ये मेरे को आंसर दे दो, फिर हम पैक कर रहे हैं आज वाली क्लास कुछ। हेलो भाई साहब, अब सारे के सारे बच्चे आंसर दो और फिर क्लास हम छोड़ते हैं जी, बाय बाय करेंगे जी। हाँ बस भूख लग रही है मेरे को भी भूख लग रही है, मेरे को भी जाना है भाई, मेरे को भी भूख जाना है, बिल्कुल जाना है जी।
एक्सपायरी नहीं है, मार्केटेबल भी नहीं रहा, उस पे जीएसटी तो लग गई होगी, उस पे जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे लगी होगी, सेल पे नहीं लगी होगी। चलो अब यहाँ पे सारे बच्चे आंसर दो फटाफट से। एक्शनेबल क्लेम का मतलब अभी डिस्कस करेंगे, पहले मेरे को ये बताओ इसका मतलब बताओ फटाफट, सारे के सारे बच्चे लोग करो इसको जी। मनी, मनी बताओ, मनी जल्दी बोलो फटाफट से जी, जल्दी बोलो फटाफट से। मनी बताओ, क्या ये गुड्स है सर्विस है? ना ये गुड्स है ना ये सर्विस है। शेयर्स बताओ, शेयर्स ना ये गुड्स है और ना ये सर्विस है, इस पे कभी जीएसटी की बात नहीं होगी। फर्नीचर किसमें कवर होगा? फर्नीचर, फर्नीचर गुड्स बनेगा, फर्नीचर जो होगा वो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर होगा और सर्विस वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। स्टैंडिंग क्रॉप्स, अब बता दो स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑब्वियस, अच्छा यहां ध्यान रखना, ये स्टैंडिंग क्रॉप्स और ग्रोइंग क्रॉप्स जो है मैं ये डीम्ड कर रहा हूं कि ये सीवियट बिफोर सप्लाई है, तो इनको हम गुड्स की डेफिनेशन में कवर करेंगे, सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो स्टैंडिंग क्रॉप्स और ग्रोइंग क्रॉप्स अगर सीवियट्स बिफोर है मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई तो गुड्स में कवर है। एसी किस में कवर होगा जी? गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगा। उसके बाद जी डीपी चार्जेस फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी, अब बताओ डीपी चार्जेस सर्विस में कवर हो जाएंगे जी, ये तो डीपी चार्जेस। 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट मनी है, अब ना गुड्स है ना वो सर्विस है। मोबाइल किस में कवर होगा? मोबाइल गुड्स वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा जी। बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग इमूवेबल है, इमूवेबल है बिल्डिंग, तो गुड्स तो है नहीं, सर्विस है, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सर्विस वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी जी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किस में कवर होगा? सर्विस वाली कैटेगरी में कवर होगा, बट आगे जाके हम डिस्कस करेंगे लोन के इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, अभी छोड़ दो, बस इतना देखो कि सर्विस वाली कैटेगरी में कवर है। आगे देखो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, तो वो भी किसमें कवर होगा? सर्विस वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा जी। मार्जिन मनी ऑफ कन्वर्जन, रुपी से डॉलर मान लो कन्वर्ट हो रहा है तो भैया ये सर्विस में है। फिर मार्जिन मनी कन्वर्जन ऑफ करेंसी, अगर मान लो बैंक से बैंक में मनी कन्वर्जन हो रहा है तो सर्विस है, बट आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, अभी वो छोड़ दो, एग्जम्पशन वाला पॉइंट छोड़ दो, अभी दिमाग में लेके चलो कन्वर्जन ऑफ मनी है, सेपरेट कंसीडरेशन है तो सर्विस है। कमीशन, अगर ड्राफ्ट पे कमीशन है तो सर्विस है। वॉच, मेरे हाथ में जो वॉच है ऑब्वियसली बात है गुड्स वाली कैटेगरी में कवर है। और टेलीकॉम टावर जो हैं, टेलीकॉम टावर जो हैं वो सर्विस वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा आपके सामने है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी। ठीक है, पक्का पक्का लोग कर दे जी। अब एक पॉइंट हमारा रह गया जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। और एक बार कल दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है, ये लो हाथ जोड़े तुम्हारे, ये तुम्हारे पैर भी पढ़ लेता हूं, एक बार सारे बच्चे इस नोट्स से गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के आएंगे, लिख के ले लो, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर का इसमें से बनेगा और तुम याद करोगे त्रिशूल बैच की इंटरप्रिटेशन को जो तुमने आज लगाई है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगली वाली क्लास में 15 से 20 मिनट आपके जो भी डाउट्स होंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे, देन फिर फाइनली हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम सप्लाई कैच, ठीक है नी? फिर हम फाइनली कल से स्टार्ट कर देंगे सप्लाई। और कल वाली क्लास भूल के मिस मत कर देना, क्योंकि अब अगर हमारा सप्लाई स्टार्ट हो गया तो आने वाली क्लास सारी की सारी आपस में इंटरलिंक होंगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। और आपसे निवेदन है घर से आप थोड़ा थोड़ा सप्लाई पढ़ के आए, एक बार आप पहले पढ़ के आए, तभी हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ पाएंगे, तभी हमारे चैप्टर सही टाइम पे खत्म हो पाएंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो मैंने टारगेट लिया हुआ है 15 से 20 अक्टूबर तक हमें जीएसटी खत्म करना है, 35 से 40 लेक्चर में। तो अगर आप धीरे धीरे पढ़ के आओगे तो हमारी रिवीजन जो है वो थोड़ी सी और अच्छे से होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कल फिर जो बच्चे सुबह 7:45 पे लाइव आ जाना, कल हमारा कैपिटल गेन चैप्टर स्टार्ट होगा मेरे चैनल के ऊपर। तो जिनको भी कैपिटल गेन में दिक्कत है, पहले कहीं से भी पढ़ा है, समझ में आया नहीं आया, कुछ पॉइंट में दिक्कत है, क्वेश्चंस में दिक्कत है, बस डेली 7:45 पे आके बैठ जाना जी। 10:15 तक हमारी क्लास होती है, उसके बाद मैं प्राइवेट कर दूंगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वो मेरा रेगुलर बैच है, रिवीजन क्लास नहीं है। रिवीजन करनी है त्रिशूल बैच के अंदर होगी, आप बाद में भी देख सकते हो, बट अगर डिटेल में समझना है तो फिर कल से हमारी 7:45 पे स्टार्टिंग हो रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। और कितने कमेंट होंगे जी? 500 प्लस कमेंट होंगे आपके बच्चों के, अगर आप प्यार से
अच्छा लगता है आपको जीएसटी, तो आप अपना भावनाएं जरूर व्यक्त करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय मेरे बच्चा, मेरा उल्लू उल्लू उल्लू, मेरा भिंडी कलर का बच्चा।